नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 12th चैप्टर प्रमुख प्राकृतिक संसाधन की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम भाग 1 में प्राकृतिक संसाधन पर चर्चा करेंगे। हम प्राकृतिक संसाधन पर बात करें या इस पर चर्चा करें उससे पहले हम पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। किसी भी सजीव के चारों ओर जो भी जैविक और अजैविक घटक होते हैं, ये सभी घटक मिलकर उस जीव का पर्यावरण बनाते हैं। जैसे हमारा पर्यावरण, हमारे चारों ओर उपस्थित जैविक घटक, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सभी हमारा क्या बना रहे हैं? जैविक पर्यावरण बना रहे हैं। साथ ही अजैविक घटक जैसे मृदा, वायु, जल, प्रकाश, ताप, ये सारी चीज़ें जो है मिलकर क्या बना रही हैं? अजैविक पर्यावरण बना रही हैं। तो यानी जैविक और अजैविक दोनों ही मिलकर हर एक सजीव का पर्यावरण बनाते हैं। बच्चों, प्राचीन काल में यानी वैदिक काल की बात करें तो जो हमारे ऋषि मुनि थे वो बड़े दूरदर्शी थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने लोगों में इस तरह की परंपरा डाली कि वो इन प्राकृतिक चीज़ों की पूजा अर्चना करें। जैसे आप आज भी देखते हैं, हम सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, सूर्य देवता मानते हैं, चंद्र देवता मानते हैं, या वृक्षों की हम पूजा करते हैं, उन्हें देवता तुल्य मानते हैं। यानी इन प्राकृतिक चीज़ों को देव तुल्य मानकर उनको पूजा गया। क्यों पूजा गया? इसीलिए क्योंकि वो बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने लोगों के दिमाग में ये डाला कि ये हमारे देव तुल्य हैं, हमारा पालन करने वाले हैं, तो इनका केवल इतना ही उपयोग किया जाए जितनी की हमको आवश्यकता है। इसलिए उस ज़माने में लोग बाग केवल प्रकृति के संसाधनों का उतना ही उपयोग करते थे जितनी उनको आवश्यकता होती थी। इसलिए उन्होंने अपना जीवन शुद्ध और जीवनदायी वातावरण में जिया। पर आज आधुनिक युग में ये मानव की एक कहना चाहिए दुर्भाग्य है मानव का, कि मनुष्य ही खुद अंधाधुंध दोहन करता चला जा रहा है। किसका? प्राकृतिक संसाधनों का। और उस दोहन का परिणाम ये निकल रहा है कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं इस पर्यावरण में। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, या प्रदूषण है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। पर इन समस्याओं का कारण क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। और वो भी कैसा? अंधाधुंध। क्योंकि मनुष्य लालच में, ग्रीड के कारण क्या करता चला जा रहा है? इनका जबरदस्त दोहन कर रहा है, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा कर रहा है। तो आज वर्तमान में बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये जानने की ज़रूरत है कि प्रकृति हमारे लिए क्या महत्व रखती है, साथ ही ये प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को जानने के लिए आज हम आपका चैप्टर शुरू करेंगे, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। और उस पर हमारी आज की टॉपिक क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है बच्चों, हम ये पढ़ें तो केवल हमारा दृष्टिकोण पढ़ना और याद करना नहीं है। आप सभी को याद करना, पढ़ना तो है ही, पर आप ये भी जानिए कि ये संसाधन ही हमारा भविष्य हैं। तो आप प्रकृति को बचाने में, इन संसाधनों को बचाने में हमेशा सहयोग देंगे। ये भावना, ये सोच अपनी दिमाग में रखें। और इसी के साथ इस चैप्टर का हमें अध्ययन करना है। तो हम आते हैं संसाधनों पर। किसे कहते हैं संसाधन? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु, चाहे हम उसका डायरेक्ट उपयोग करें या फिर हम उसको किसी और फॉर्म में बदलकर उस चीज़ का उपयोग करें। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, जलाने के लिए आपने उपयोग में ली तो डायरेक्ट काम में आ रही है। पर यदि आप किवाड़ का उपयोग कर रहे हैं तो वो किवाड़ भी तो एक किससे बनी है? दरवाज़ा किससे बना है? लकड़ी से बना है। तो वो भी क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से आपके काम में आ रहा है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से जो भी वस्तुएं उपयोग में आएंगी आपके, वो सभी क्या कहलाएंगी? संसाधन कहलाती हैं। संसाधन हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो है प्राकृतिक संसाधन और एक है कृत्रिम संसाधन। नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक, यानी प्रकृति से प्राप्त वो संसाधन जिनका प्रयोग हम सीधा या बिना कोई बदलाव लिए करते हैं। ऐसे संसाधन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कैसे? जिनका प्रयोग हम क्या करेंगे? सीधे ही कर रहे हैं और उनमें कोई भी बदलाव नहीं कर रहे, तो वो संसाधन ही प्राकृतिक कहलाएंगे। जैसे
वायु, मृदा, बहता जल, जैसे ये झरने का जल है, नहर में बहता हुआ पानी है, ये सारी चीज़ें क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। स्थिर जल यानी जैसे झील है, तो झील तो कृत्रिम भी है, तो स्थिर जल हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं माना जा सकता, जल माना जा सकता है, परंतु स्थिर जल जो है, झील का पानी, वो कृत्रिम झील भी हो सकती है। तो यहाँ पे प्रकृति से मतलब हुआ जिनका प्रयोग हम सीधा कर रहे हैं। यहाँ आई दूसरी चीज़, कृत्रिम संसाधन। ऐसे संसाधन जिनमें मनुष्य कुछ बदलाव करके उपयोग करता है, उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम संसाधन। यानी उसने प्रकृति से चीज़ें प्राप्त की और उसमें कुछ बदलाव किया, फिर उनका उपयोग किया, तो ऐसे साधन क्या कहलाएंगे, हमारे कृत्रिम संसाधन कहलाते हैं। जैसे ये बल्ब किससे बना है, कांच से बना है। कांच किससे प्राप्त हुआ, जमीन से, खनिज से प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं बांध से क्या प्राप्त हो रही है, हमें विद्युत ऊर्जा, और वहां पर हमने ये बांध बनाया, निर्माण किया, तभी तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त की। तो इस तरह से देखा जाए तो कृत्रिम संसाधन क्या है, संसाधनों में परिवर्तन करके जो नए संसाधनों का निर्माण हो रहा है, वो तो है कृत्रिम संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन क्या हो गए, जिनको हम सीधे और बिना बदलाव किए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या हो गए, हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यहाँ हमें बात किसकी करनी है, प्राकृतिक संसाधनों की, क्योंकि हमारा ये चैप्टर ही यही है। तो अब हम आते हैं प्राकृतिक संसाधनों पर। ये कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न आधार पर ये दो प्रकार के हैं। यहाँ हम एक छोटे से चार्ट के द्वारा देखेंगे। यहाँ पहले हम इनके नाम देखेंगे, उसके बाद हम प्रत्येक के बारे में जानेंगे। यानी प्राकृतिक संसाधनों को 3 आधारों पर, कौन कौन से, विकास व प्रयोग के आधार पर, उद्गम व उत्पत्ति के आधार पर, इसी तरह से भंडारण व वितरण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले लिया हमने विकास व प्रयोग के आधार पर। विकास व प्रयोग के आधार पर ये 2 प्रकार के हैं, वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। इसी तरह से उद्गम व उत्पत्ति के आधार पर ये जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये 2 प्रकार के हैं। भंडारण व वितरण के आधार पर भी ये 2 प्रकार के हैं, सर्वव्यापक संसाधन और एक है स्थानिक संसाधन। तो इस तरह से इस चार्ट के द्वारा आप इनके नामों को याद कर सकते हैं। अब हम सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम विकास व प्रयोग के आधार पर लेते हैं, कितने प्रकार के जो हमारे संसाधन है, दोनों प्रकार के, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला विकास व प्रयोग के आधार पर, तो हमारा पहला था वास्तविक संसाधन। नाम से पता चल रहा है वास्तविक, यानी वे वस्तुएं या संसाधन जिनकी संख्या तथा मात्रा हमें पता है और जिनका इस्तेमाल हम वर्तमान में कर रहे हैं। यानी ये वो संसाधन हैं जिनकी मात्रा के बारे में हम जानते हैं कि प्रकृति में ये लगभग कितने हैं, इन्हें हम कब तक यूज़ कर सकते हैं, हमें ये पता है, इनकी संख्या मात्रा पता है और आज हम इनको उपयोग में ले रहे हैं। जैसे कोयला, मिट्टी, पेट्रोलियम। जैसे लाल मिट्टी है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, कितनी मात्रा में है पृथ्वी पर, हमें पता है। काली मिट्टी है, कहाँ कहाँ है, कितनी मात्रा में, हमें पता है। कोयला कितना बचा हुआ है, कितनी मात्रा में हमें मिल सकता है, ये हम जानते हैं। पेट्रोलियम निकालते हैं, उसको विभिन्न प्रकार से उपयोग में लेते हैं, कितना है ये भी हम जानते हैं। और इनका उपयोग वर्तमान में हम करते भी आ रहे हैं और कर रहे हैं इस समय। तो इस प्रकार के जो संसाधन है वो क्या कहलाएंगे, हमारे वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। इसी का दूसरा प्रकार क्या था, संभाव्य संसाधन। संभाव्य मतलब संभव है, संभाव्य यानी भविष्य में जो संभव हैं। तो ये ऐसे संसाधन और वस्तुएं हैं जिनकी संख्या और मात्रा का अनुमान हम नहीं लगा सकते तथा जिनका प्रयोग इस समय नहीं कर रहे, परंतु निकट भविष्य में हम कर सकते हैं। क्योंकि निकट भविष्य में कर सकते हैं इसलिए ये कैसे हैं, संभाव्य संसाधन हैं। इनकी मात्रा और संख्या का अनुमान हम नहीं लगा सकते और निकट भविष्य में इनको हम जिस तरह से आज उपयोग हो रहे हैं बहुत से संसाधन, उसी तरह से ये भी उपयोग में होने लगेंगे। जैसे यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, ये भी एक तत्व है। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा किसको कहेंगे, पृथ्वी की विभिन्न परतों के बीच में जो ऊर्जा है वही ऊर्जा क्या कहलाएगी, भूतापीय ऊर्जा कहलाएगी। ये भूतापीय ऊर्जा, यूरेनियम, ये सारे क्या हैं, हमारे संभाव्य संसाधन हैं। इसी तरह के और भी संसाधन हैं। अब ये जो संभाव्य संसाधन हैं, आप ये देख रहे हैं यूरेनियम कैसे है संभाव्य संसाधन।
यूरेनियम हमें पता है कि परमाणु ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। आज बहुत सी जगह पर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं नाभिकीय विखंडन के द्वारा, परंतु ये हम बहुत अधिक स्तर पर प्राप्त नहीं कर रहे, हम बहुत थोड़े ही स्तर पर प्राप्त कर रहे हैं। आगे भविष्य में हो सकता है कि यूरेनियम के बहुत से भंडार मिलें और इसको हम बहुत अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग करें, तो ये हमारा संभाव्य संसाधन बन सकता है। इसी तरह से भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी की विभिन्न परतों में और पृथ्वी की गहराई में इतनी अधिक गर्मी और इतनी अधिक ऊर्जा है, उसका एक रूप तो हम इसमें ज्वालामुखी के रूप में देखते ही हैं, परंतु जो ऊर्जा है वो गर्म भाप के रूप में, गर्म पानी के रूप में भी हमको प्राप्त होती है। तो यही भूतापीय ऊर्जा इतनी अधिक है कि इसका हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में बहुत सी चीज़ों में उपयोग हो। हालांकि वर्तमान में अभी बहुत कम स्तर पर इसका उपयोग हो रहा है। जैसे आइसलैंड में 15% से भी ज़्यादा बिजली की जो पैदावार की जाती है वो इस भूतापीय ऊर्जा के द्वारा की जाती है। हो सकता है विश्व में सभी जगह ये वाला काम होने लगे तो हमारे लिए विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा। तो यानी ऐसे संसाधन जो अभी तो नहीं परंतु निकट भविष्य में उनका हम अधिक उपयोग करने लगें और उनकी मात्रा और संख्या का अनुमान हम नहीं लगा सकते, वो संसाधन क्या कहलाते हैं? संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। एक विशेष बात आपकी किताब में दे रखी है बच्चों, जैसे पवन ऊर्जा। आप सभी जानते हैं पवन ऊर्जा क्या है। ये पवन ऊर्जा आज से 20-25 साल पहले संभाव्य संसाधन थी, यानी उस समय पर हम पवन ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत अधिक नहीं करते थे और हम इन खोजों में लगे हुए थे कि इस पवन ऊर्जा को अधिक से अधिक कैसे उपयोग किया जाए। तो 20-25 साल पहले जहाँ ये संभाव्य संसाधन थी, वहाँ आज वर्तमान में क्या है? ये वास्तविक संसाधन है, क्योंकि पवन ऊर्जा का बड़े स्तर पर उपयोग हो रहा है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में और भी अन्य कार्यों में हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे जो पहला प्रकार हुआ, कौन सा, किसके आधार पर हुआ? विकास एवं प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन हुए, वास्तविक संसाधन और दूसरा हुआ संभाव्य संसाधन। दूसरा है आपका उद्गम व उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति और उद्गम मतलब कहाँ से पैदा हुए हैं, तो इस आधार पर ये 2 प्रकार के हैं। जैव संसाधन, पहला तो जैव यानी जीवित, नाम से पता चल रहा है जीवित, सजीव। तो ये वो संसाधन है जो सजीव है या जीवित वस्तुएं हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी? हमारी जैव संसाधन कहलाती हैं। जैसे विभिन्न जंतु अपने आसपास के या नहीं भी हैं आपके आसपास, पर जो भी जंतु हैं पृथ्वी पर, सूक्ष्म जीव हैं, सभी क्या हैं? जैव संसाधन है। इसी प्रकार से विभिन्न वृक्ष, पौधे, सभी जो हैं, हर प्रकार के, एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय, सभी प्रकार के पौधे भी क्या हैं? हमारे जैव संसाधन है। मनुष्य भी जैव संसाधन है। मनुष्य भी एक प्रकार का जंतु ही है, पर अगर हम जंतुओं की अलग से बात करें तो मनुष्य जाति भी क्या है? वो भी एक जैव संसाधन है। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर जो दूसरे संसाधन है वो है अजैव संसाधन। अजैव यानी हमारे नाम से ही पता चल रहा है, जो है अजैविक यानी निर्जीव। तो हम यही लिखेंगे कि निर्जीव वस्तुएं या जो जीवित वस्तुएं नहीं हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, मृदा, प्रकाश, आप देख ही रहे हैं, ये सभी क्या हैं? निर्जीव हैं, पर ये भी हमारे एक प्राकृतिक संसाधन हैं। अब हम बात करते हैं किस आधार पर? भंडारण और वितरण के आधार पर हमारे संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला प्रकार है इसका सर्वव्यापक। नाम से ही पता चल रहा है, सर्वव्यापी यानी जो सभी जगह उपलब्ध हो, सभी जगह आसानी से मिल जाए हमको, तो वो संसाधन क्या है? सर्वव्यापक संसाधन कहलाता है। तो हम इसको परिभाषित करेंगे कि जो वस्तुएं सभी जगह पाई जाती हैं या आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, प्रकाश, जल, ये सारे क्या है? हमारे सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। दूसरे हैं इसके स्थानिक। स्थानिक नाम से ही पता चल रहा है, जो स्थान विशेष पे ही पाए जाते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जो वस्तुएं कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाई जाती हैं, स्थानिक संसाधन कहलाती हैं। जैसे लोहा कुछ ही जगह से निकाला जाता है,
तांबा भी कुछ ही जगह से निकाला जाता है, यानी ये जिस अयस्क से निकाले जाते हैं वो अयस्क हर जगह तो मिलते नहीं है, कुछ विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं। तो इस तरह के बहुत से संसाधन हैं जो एक निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्थानिक संसाधन कहते हैं। तो अभी तक आपने 3 आधारों पर, कौन कौन सा, विकास और प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन पढ़े, इसी तरह से उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार के संसाधन पढ़े, और भंडारण और वितरण के आधार पर भी हमने 2 प्रकार के संसाधन पढ़े। इस पूरे टॉपिक्स में से बच्चों छोटे छोटे प्रश्न आपके आ सकते हैं, हो सकता है वो आपसे पूछे स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं, सर्वव्यापक संसाधन किसे कहते हैं, जैव और अजैव संसाधन में अंतर बताओ। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर इन संसाधनों को हमें और अच्छी तरह से समझना है तो हम इनको 2 भागों में और बांट सकते हैं, वो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। सबसे पहले लेते हैं हम नवीकरणीय संसाधन। किसे कहेंगे नवीकरणीय संसाधन भाई? वे संसाधन जिनका निर्माण एवं प्रयोग दोबारा किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, क्या कह रहे हैं हम कि जिनका निर्माण और प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, जिनकी पूर्ति दोबारा आसानी से हो सकती है और जो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में मौजूद हैं, वो संसाधन क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यहाँ पर आपने परिभाषा में 3 बातें देखी। सबसे पहली थी जिनका निर्माण और प्रयोग दोबारा कर सकते हो, यानी एक बार यूज़ कर लिया फिर से हम उसको यूज़ कर लें, ठीक है, या उसका दोबारा निर्माण कर लें, ये हमारी पहली बात कह रही है। दूसरी, जिसकी पूर्ति आसानी से की जा सकती हो, यानी यदि ख़त्म हो गई है वो वस्तु तो उसको हम दोबारा से उसकी जगह पर हम दोबारा उस वस्तु को उपयोग कर लें, या ख़त्म होने पर वापस से और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार ख़त्म हुई दोबारा आ गई, दोबारा ख़त्म हुई तीसरी बार आ गई, तीसरी बार ख़त्म हुई चौथी बार आ गई। इस तरह से हम बार बार उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी एक बार ख़त्म होने पर उसकी पूर्ति भी दोबारा कर सकते हैं। असीमित, यानी हमें नहीं पता कि उनके कितने भंडार हैं, उनका हम जो देख रहे हैं वो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे मौजूद है, असीमित मात्रा में हमारे पास मौजूद है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह के सारे जो संसाधन है वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, सूरज का प्रकाश, एक सूरज से पूरी पृथ्वी पर कितना प्रकाश होता है, उस प्रकाश में से हम पेड़ पौधों के द्वारा बहुत ही कम मात्रा, सूक्ष्म मात्रा का उपयोग करते हैं उस प्रकाश का, बाकी प्रकाश तो हमारा बेकार ही चला जाता है। तो यदि उस प्रकाश को हम उपयोग करें तो उस प्रकाश की बार बार पूर्ति की जा सकती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पर रोजाना सूरज निकलता है और इतना प्रकाश आता है कि हम उसको विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग हम किस रूप में कर सकते हैं? बिजली उत्पन्न करने में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? एक प्रकार से नवीकरणीय संसाधन है जो असीमित मात्रा में इस पृथ्वी पर मौजूद है। इसी तरह से पवन ऊर्जा, हम वायुमंडल में ही तो रहते हैं, वायु हमारे चारों तरफ है, तो यदि वायु का उपयोग हो गया यहाँ से तो दोबारा वायु आ गई, इधर से हटी वायु दोबारा वायु आ गई, इधर से बही वायु फिर नई वायु आ गई, तो बार बार इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये भी कैसा है? नवीकरणीय संसाधन है। दूसरे प्रकार के हैं हमारे अनवीकरणीय संसाधन, यानी इसके बिल्कुल विपरीत। तो हम क्या परिभाषित करेंगे? वे संसाधन जिनका निर्माण होना संभव ना हो, यानी एक बार खत्म हो जाए तो उनका निर्माण संभव ना हो, या निर्माण होने में उनके बहुत अधिक समय लगता हो। ऐसे संसाधन क्या है? अनवीकरणीय, और ये पृथ्वी पर बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध हो और जिनका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता हो। ऐसे संसाधन क्या हैं? हमारे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। आप समझिए, जिनका निर्माण होना संभव ना हो, यानी अगर एक बार ख़त्म हो गए हैं तो उनका निर्माण इतना आसान नहीं है, उनके निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है। बहुत अधिक से मतलब 20-25 वर्षों से नहीं है, बहुत अधिक से मतलब है लाखों वर्ष लग जाते हैं, कई लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं जिनके निर्माण में। तो ऐसे संसाधन अनवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। साथ ही
जो बहुत सीमित मात्रा में, यानी हम उनका इतना उपयोग करते चले आ रहे हैं या वो आज पृथ्वी पर बहुत सीमित मात्रा में उपयोग है कि अगर हमने उनका अंधाधुंध उपयोग किया तो निकट भविष्य में वो ख़त्म भी हो सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि सीमित मात्रा में ही हमारे पास उपलब्ध हैं। इसी तरह से हम कह रहे हैं जिनका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी एक बार उपयोग कर लिया तो दोबारा नहीं कर सकते। जैसे कोयला है, अगर कोयले का उपयोग कर लिया तो राख में बदल गया, अब वो राख तो कोयला नहीं हो सकती ना, तो यानी इसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके उदाहरण सबसे अच्छे आप देखिए, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये तीनों ही चीज़ें जीवाश्मों के द्वारा निर्मित होती हैं। तो पेट्रोलियम समुद्री जीवाश्मों के द्वारा और प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम से पहले निकाली जाती है और इसी तरह से कोयले की खानों में कोयला निकाला जाता है। तो ये इतने लंबे समय से निकलता चला आ रहा है और इतना उपयोग हमने किया है कि आज ये सभी बहुत ही सीमित मात्रा में पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। आपके कई बार एग्जाम्स में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर भी पूछा जाता है, तो आप अच्छी तरह से इनको याद करिएगा बच्चों। आज हमने क्या पढ़ा, एक बार हम इनको दोहराते हैं। हमने सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जाना कि संसाधन क्या है और प्राकृतिक क्या है और कृत्रिम क्या है, ये चीज़ हमने जानी। फिर प्राकृतिक संसाधन 3 आधारों पर 2-2 भाग में बांटे गए हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने और अच्छी तरह से जाने इसके लिए हमने नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों पर चर्चा की। आज के पढ़ाए हुए टॉपिक से मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ, आप कॉपी में नोट करिएगा और इनके उत्तर आप खुद लिखेंगे। अगले वीडियो में आप उनको चेक करेंगे। तो आपके प्रश्न हैं, पहला है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? दूसरा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताइए। सेकंड प्रश्न है आपका, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर बताइए। नोट कर लिए होंगे आपने। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।